आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूसीसी की आप बात करते हैं, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा? तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। यूसीसी सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको सभी राजनीतिक दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों से, देश में सभी स्टेक होल्डर से वाइडर कंसल्टेशन करके, डिस्कस करके, सहमति बनाकर ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी यूके देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान के बाद पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है कि क्या भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक कानून लागू होगा? क्या सभी मजहब के लोगों के लिए एक व्यवस्था लागू होगी? क्या सिविल कानून में दोहरी व्यवस्था का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नई बहस के बीच इस गंभीर मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि क्या आजादी के बाद से अब तक यूसीसी क्यों नहीं लागू हुआ? संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे को किस तरह से देखा, इसे अतीत के पन्नों को पलटते हुए समझने की कोशिश करते हैं। 23 नवंबर 1949 पूरे हिंदुस्तान की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी। एक ऐसे मसले पर बहस होनी थी जिसका असर देश के हर हिस्से में पड़ने वाला था। मसला था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का। संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर आखिरी बहस के लिए सदस्य पहुंच चुके थे। बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा, अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों की जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है, संस्कृति का अनिवार्य अंग है। लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखलंदाजी करना होगा जो इन कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं। संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा, तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा। मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बीपोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा, अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से 150 साल तक यहां शासन चलाते रहे, इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी। हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है, क्या उसका अर्थ है कि हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं? सबकी अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी चिंताएं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी। बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है। असम में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 400 इंच बारिश होती है, जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं है। इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एक रूपता लाना संभव है? संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की। इनमें से एक थे के मुंशी, जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा, आखिरकार हम एक विकासशील समाज हैं। आज हम इस मोड़ पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है। आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष विधान का है। संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर
बहस का लबोलुआब था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म, वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए। ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया। कोई भी अपने धार्मिक मसलों में रत्ती भर भी समझौता करना नहीं चाहता था। उसी दौर में हिंदू कोड बिल पर भी जमकर बहस हुई। अक्टूबर 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट संविधान समिति के सामने पेश किया। तब संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन नेहरू इसे पास कराने पर आमादा रहे। कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर पंडित नेहरू का जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन नेहरू अपने इरादों पर कायम रहे और 1952 से 1956 के बीच हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्टेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट वजूद में आ गए। बीजेपी के मूल मुद्दों में कॉमन सिविल कोड भी रहा है।